बर्तन साइकिल। जुगाल नाम के गांव में भिक्षु नाम का एक चोर रहता था। वो एक दिन अपने तैयार किए गए बर्तन साइकिल को चलाते हुए अपने गुरु के पास आया। वो देखकर उसका गुरु गब्बर, रे निकम्मे, कहाँ गए हो रे? एक हफ्ते से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं अंडरग्राउंड में था गुरुजी। कुछ ही दिन पहले चोरी किए सामानों से मैंने इस बर्तन साइकिल को तैयार किया है। ये कैसा है? अच्छा वो छोड़ो, लगता है एक हफ्ते के अंदर ही आप थोड़े मोटे हुए हो। रे तुम्हें मोटे होने में और मार खाने में फर्क नहीं दिखता क्या? ये सब तुम्हारे वजह से ही है रे। रे बाप रे, यानी उन पुलिस वालों को मेरे बारे में पता चल गया क्या? सोना चुराए तो हमेशा पकड़कर मारे हैं सोचकर मैंने घर में के बर्तन चुराए तो सिर्फ बर्तनों के लिए पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर मारने की जरूरत क्या है? रे कमीने, तुम्हें औरतों के बारे में नहीं पता रे। वो संपत्ति गए तो भी परवाह नहीं करेंगे, मगर घर में से एक चमचा भी नहीं दिखा तो जमीन आसमान एक कर देंगे। और ऊपर से तुमने उस एसआई के घर में ही चोरी किया था। बोलो रे, उन बर्तनों को चुराकर कहाँ पर छुपाए हो रे? बोल रे, कम से कम मैं ही उन्हें ले जाकर उस एसआई को दे दूंगा। गुरुजी, आप उतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे आप हिम्मत सिखाकर आप खुद ऐसे क्यों डर रहे हैं? देखो, एक और बार पुलिस वाले आपको मारने के लिए आए तो पूरे 64 कलाओं में से चोरी भी एक कला है और कलाकार का सम्मान करना चाहिए, मगर ऐसे उन्हें मारकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कहो, बस वो तुम्हें छोड़ देंगे। रे एक तरफ मैं रो रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे फालतू के सलाह क्यों दे रहे हो रे? पुलिस वालों से मार खाने वाला मैं हूँ ना, तुम तो नहीं हो ना। तभी वहां पर एसआई, उसकी पत्नी रिया और थोड़े कांस्टेबल्स आए। अब उन्हें देखकर गब्बर, सर ये वही है सर जिसने आपके घर में सामान चोरी किया। इसे अरेस्ट करके इसकी भी हड्डी फसली तोड़ दो सर, और मुझे छोड़ दो सर, प्लीज सर। रे चोर कहीं के, मेरे सामान कहाँ पर छुपाए हो रे? पूरी दुनिया फिरकर खरीदे सामान का कलेक्शन है रे वो। इज्जत से उन्हें मुझे दे दो। मैडम, सच में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है मैडम। कई सालों से ढूंढ रहे सामान मुझे आपके कलेक्शन में मिले। आपके सामानों से मैंने एक अच्छा बर्तन साइकिल बनाया है। आइए दिखाता हूँ। वो देखिए, बस यही नहीं और थोड़े साइकिल्स और बाइक्स तैयार करने की भी सोच रहा हूँ। अगले बार खरीदे जब और थोड़े इम्पोर्टेड और अलग किस्म के बर्तन खरीदिए मैडम। कहकर उन्हें ले जाकर अपना बर्तन साइकिल दिखाया। वो देखकर रिया, रे लाखों रुपए खर्च करके खरीदे सामान है रे वो, उनसे तुम एक घटिया साइकिल तैयार करे? सांड कहीं के। वाह, क्या लाखों रुपए डालकर खरीदे क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे पति ने बोरियां उठाकर कमाए हैं। ये सब घूस लेकर कमाए पैसे ही है ना? रे तुम्हारी कितनी हिम्मत! एक तो तुमने चोरी किया और ऊपर से मेरे पति को ही भ्रष्टाचारी कहोगे। वो मेरे मायके से लाए संपत्ति है रे। वैसे आप भी उसे पीटने की बजाय ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो जी? देखिए मैडम, शायद आपको कानून नहीं पता है। आईपीसी 1 लाख के प्रकार चोरों को मेहमानों के जैसे देखना होगा। उनके वजह से ही समाज में असामान्यताएं नहीं बढ़ रहे हैं कहकर उनकी मेहमान नवाजी भी करनी होगी। समझ आया क्या? हाँ रे, तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। कांस्टेबल्स, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। बस वो कांस्टेबल्स मिलकर उसे खूब पीटने लगे। मार खाने के बाद भिक्षु, सर मेरा काम खत्म हो गया है सर, अब मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं सरेंडर हो जाऊंगा। अगर चाहिए तो दुनिया के सारे केसेस मुझ पर लगा दीजिए सर, मुझे मत मारिए सर, प्लीज सर। मुझे गिरफ्तार करने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए सर। एक आखिरी बार मेरी बर्तन साइकिल को चलाने दीजिए सर, प्लीज सर। ये एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करिए सर, प्लीज सर। ठीक है कहकर मान गया। भिक्षु बर्तन साइकिल चढ़कर, रे नालायक कहीं के, एक बार मार खाने के बाद कोई भी चोर पकड़ा जाएगा क्या? नहीं पकड़ा जाएगा। उतना ही नहीं, मुझे मारने के वजह से तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहे सारे पुलिस वालों के घरों के सामानों को चोरी करूंगा। तुम्हारे पत्नियों के सामने ही तुम्हारी इज्जत निकाल दूंगा। यही इस भिक्षु की शपथ है। कहकर उस बर्तन साइकिल को चलाते हुए तेजी से जाने लगा। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला।
मिनी स्कूल बस रिस्टोरेशन। हरिद्वार गांव में पटेल नाम के मैकेनिक को निखिल नाम का एक पोता था। वो उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल दूर रहने के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल में छोड़ते थे। एक दिन सारे पेरेंट्स मिलके स्कूल प्रिंसिपल के पास गए। नमस्ते सर, आपसे एक बात कहने के लिए हम सब आए हैं। कहिए, क्या बात है? मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। सर, ये स्कूल गांव से बहुत दूर है और जब भी हमें सुबह काम पे जल्दी जाना पड़ता है तो उस दिन बच्चों को स्कूल के पास छोड़ने कोई नहीं होता। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं सर। गांव के बीच में लगाइए सर, हमें भी अच्छा रहेगा। देखिए माँ, ये समस्या आपको ही नहीं मुझे भी है, मगर ये मेरे हाथों में नहीं है ना। आप लोग जाकर हमारे गांव के प्रेसिडेंट से बात कीजिए। अगर वो चाहेंगे तो आपके कहे जैसे ही स्कूल को बदल सकते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट कहीं का अच्छा होता तो हमें इतनी मुश्किलें झेलनी क्यों पड़ती थी सर। गांव के बीच में दिए जगह को वो प्रेसिडेंट हड़प कर गांव के बाहर इस बेकार जमीन पर ये देखो इतने बड़े स्कूल को बनाया। ऐसे कह रही थी, तभी प्रेसिडेंट वहां पर आया। क्यों भाई, क्या चल रहा है? लगता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या बात है? क्या होगा श्रीमान, हरदम के जैसे ही स्कूल को गांव के बीच में बदलने के लिए ही बोल रहे हैं जी। अरे मेरे पागल चाचा, ये बात प्रिंसिपल से पूछे तो वो क्या बोलेगा? मुझे पूछना चाहिए ना। देखिए, इसके बारे में बात करने के लिए और एक बार आप प्रिंसिपल के पास आकर मीटिंग लगाए तो एक भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है कहकर सरकार को खत लिखकर स्कूल बंद करवा दूंगा। इसीलिए आप लोग ही अपने बच्चों को स्कूल लाकर छोड़िए, समझ आया क्या? कहकर प्रेसिडेंट वहां से चला गया। देखे हो ना, ये है स्कूल की परिस्थिति। अगर मैं आपके अनुकूल एक भी बात कहूंगा तो मुझे प्रेसिडेंट नौकरी से निकाल देगा, समझ आया क्या? अब वहां पर आया निखिल। तो फिर हम सब मिलकर एक मिनी स्कूल बस का इंतजाम कर सकते हैं ना। तब आप लोग अपने काम अच्छे से कर सकते हैं और हम बच्चे भी सही समय पर स्कूल आ सकते हैं। रे, यह खाने के लाले पड़े हैं तो नया स्कूल बस कहाँ से खरीद कर लाएंगे रे? और ऊपर से उसे चलाने ड्राइवर भी तो चाहिए ना। उसके लिए आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे दादाजी के मैकेनिक शेड में उस प्रेसिडेंट का एक पुराना मिनी बस है। बहुत समय पहले मेरे दादाजी उसकी मरम्मत करके पैसे पूछे तो प्रेसिडेंट ने उसके पास पैसे नहीं है कहकर उसे हमारे शेड में ही छोड़ दिया था। अब हम सब मिलकर उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। और रही बात ड्राइविंग की तो मेरे दादाजी हर दिन साइकिल पे मुझे छोड़ने के बदले अब से बस पे मुझे छोड़ेंगे। क्या कहोगे? तब गांव वाले खुशी से तालियां मारने लगे। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। वो काम करो, पहले बस के डीजल और मरम्मत के खर्च हम लगा लेंगे। अगले दिन निखिल अपने शेड के पास आधा मरम्मत किए हुए अपने बस को देखा। दादाजी, ये बस बहुत अच्छा है दादाजी। ये तो बिल्कुल स्कूल बस के जैसे ही है। वैसे इस बस को उस प्रेसिडेंट ने क्यों खरीदा? किस लिए क्या रे? उसे इस गांव के बच्चों के लिए ही खरीदा है। हाँ क्या? तो फिर स्कूल को क्यों नहीं दिए? अगर दिए होते तो सब उनकी तारीफ कर देते ना। बेटा, ये गांव वाले तुम्हारे कहे जितने अच्छे लोग नहीं हैं। हमारे प्रेसिडेंट बहुत महान है। बहुत समय पहले यहाँ का सरकारी स्कूल एक छोटे कमरे के जैसे रहता था, मगर हमारे प्रेसिडेंट ने सरकार से बात करके गांव के बाहर एक बड़ा सा बिल्डिंग, प्लेग्राउंड सब बनवाकर अपने पैसों से मिनी स्कूल बस भी खरीदा। मगर लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए ना, पेट्रोल और ड्राइवर की पगार से हमें कोई संबंध नहीं है कहकर गाँव वाले नाटक किए। इस बात से गुस्सा होकर प्रेसिडेंट जी अपने बस को हमारे शेड में ही छोड़ दिए। अब देखा ना, जब सच में जरूरत पड़ी तो ये लोग कैसे नाटक कर रहे हैं। तो क्या हुआ दादाजी? अच्छे लोगों के किए अच्छे काम देर से ही सही, मगर किसी न किसी दिन लोगों के काम जरूर आएंगे।
बाद में मिनी स्कूल बस को रिस्टोर करके पटेल गांव वालों को दिखाया। उसे देखकर गांव वाले तालियां मारने लगे। अगले दिन से मिनी स्कूल बस में बच्चे अच्छे से स्कूल जाने लगे। स्कूल बस रिस्टोरेशन का आइडिया देने के लिए और रिस्टोर करने के लिए प्रेसिडेंट निखिल और पटेल का अभिनंदन किए।